लोकसभा चुनाव की 41 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। आखिरी दौर का मतदान है। 4 दिन के बाद नतीजे आ जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पूरे आसार हैं। पश्चिम बंगाल से जो अब तक खबर है 21% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 18% वोटिंग हुई है। यूपी में 13% वोटिंग की खबर है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ सकता है क्योंकि अभी 11:30 बजे हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और इसी से तय होगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ता है तो तस्वीर कुछ नई हो सकती है। क्या है इसका मतलब, हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें एक बार फिर से कि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान हुआ है 21%, बिहार में 18 से 19%, यूपी में 13% मतदान हुए, जबकि यूपी की सबसे अधिक सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। 18 सीटें यूपी की हैं, 17 पश्चिम बंगाल की, 6 सीटें बिहार की। सवाल उठता है अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो इसका क्या मतलब है। और साथ में आपको यह भी बता दें सबसे अहम आज का चुनाव इसलिए है, यूपी से 2 दिग्गज, वाराणसी से नरेंद्र मोदी और आजमगढ़ से मुलायम सिंह, 2 दिग्गज चुनाव मैदान में है। नरेंद्र मोदी जिन्हें सबसे अधिक चुनौती देते हैं मुलायम सिंह यादव, अपने को खुद को सेक्युलर राजनीति का पुरोधा मानते हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से और नरेंद्र मोदी बनारस से, दोनों सीटों पर आज मतदान हो रहा है। क्या है इन सब का मतलब, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार वापस लौटते हैं स्टूडियो। विनोद अग्निहोत्री, आजमगढ़ को लेकर आज ही मैं देख रहा था, कल रमाकांत यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ कहा, सड़क पर खून बहेगा तो हम खून बहाएंगे, खून का जवाब खून से देंगे टाइप का। और उसके बाद जिस ढंग से पूरी ताकत समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाई, कैंप किया, मुलायम सिंह वहां से लड़े और एक मैसेज जाए, क्योंकि ये भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ना भी एक ध्रुवीकरण का संकेत देने के लिए। साथ में एक बात और, एक बयान आया, मुलायम सिंह ने वहां कहा कि मैनपुरी में तो मेरी जीत सुनिश्चित थी, मैं तो आप लोगों के लिए रिस्क लेकर, जोखिम लेकर आजमगढ़ आया, ये कहते हुए मुस्लिम मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। कैसे देखते हैं? मुलायम सिंह यादव की बहुत बड़ी राजनीतिक विडंबना ये है कि उन्हें हमेशा अपने चेलों से ही लड़ना पड़ता है। मैनपुरी में उन्हें उपदेश सिंह चौहान से लड़ना पड़ा, शिकोहाबाद में उन्हें अशोक यादव से लड़ना पड़ा, उन्हें डीपी यादव से संभल में लड़ना पड़ा, अब वो रमाकांत यादव से लड़ रहे हैं, वो भी उनके चेले। एक सेकंड रुकना, इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश के कुछ बयान दे रहे हैं। अजय राय ने जिस ढंग से पंजा का इस्तेमाल किया और अखिलेश यादव के लैपटॉप के बारे में, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो उसमें तत्परता से और तत्काल उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। जहां तक चंदौली की बात आपने कहा, एक जो लक्ष्मी बाई कॉलेज है वहां पे बताया गया था कि जो वेबकास्टिंग की जा रही थी उसमें किसी पार्टी का उसमें डिस्प्ले था, जिसको तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया गया था और डिस्ट्रिक्ट में तत्काल उसको रुकवा भी दिया गया था। और उन्होंने आदेश भी किए हैं कि उसमें किसकी गलती से हुआ उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बनारस की बात है, उसमें ये बताया गया था कि अजय राय जी ने अपने कुर्ते पे डिस्प्ले किया था, उसमें मतदान वो करने के समय वहां पे अंदर गए या, तो इस संबंध में जो है वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको जांच करने के आदेश भी दिए गए। तो वहां पे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो भी इसको फुटेज उन्होंने मंगाया है, उसको वो देख रहे हैं। और इसमें यदि उनका जो भी दोष बनता है उसमें कार्रवाई की जाएगी और इसका भी परीक्षण किया जा रहा है। सर, अगर शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े महानुभावों के तो सुना आपने, चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि अजय राय ने जिस ढंग से पंजे का इस्तेमाल किया, कि बैज की शक्ल में पंजा उनके कुर्ते पर था, और जिस ढंग से इस्तेमाल किया, आचार संहिता का उल्लंघन है, इसकी जांच की जाएगी और टेप और तस्वीरें मंगाई जाएगी। लेकिन आखिरी दौर में मतदान है। अब तक चुनाव आयोग का जो रवैया है उसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं, इसलिए उन जांच से क्या निकलेगा और क्या होगा वो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि जांच की जाएगी। हम आजमगढ़ की बात कर रहे थे और मुलायम सिंह के लिए प्रतीक और संकेत है आजमगढ़ से अगर कुछ अनफॉर्चुनेट होता है। और जो दिलचस्प बात आप बता रहे, चेलों से लड़ना पड़ता है। रमाकांत यादव 2 बार समाजवादी पार्टी के साथ, रमाकांत और उमाकांत 2 भाई हैं, बाहुबली हैं दोनों, और दोनों मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के मेंबर रहे और रमाकांत वहां से MP रहे। और आजमगढ़ मुलायम सिंह का बहुत बड़ा गढ़ है। पूर्वांचल में आजमगढ़ से ही मुलायम सिंह को ताकत मिलती रही है। जब भी मुलायम सिंह राजनीतिक संकट में फंसते हैं वो आजमगढ़ की ओर रुख करते हैं। 1995 में मुझे याद है जब उनकी सरकार बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस लेके गिराई थी, तो पहली रैली मुलायम सिंह ने आजमगढ़ में जाके की थी। देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो उनको सबसे पहले मुलायम सिंह आजमगढ़ ही लेकर गए। उन सारी रैलियों में था, इसे मुझे याद है। और आजमगढ़ हमेशा उनका गढ़ रहा है। पश्चिम से ज्यादा मुलायम सिंह जो है आजमगढ़ को अपना मानते रहे। हालांकि वो लगातार शिफ्ट करते रहे पश्चिम की तरफ। इटावा से वो मैनपुरी आए, मैनपुरी से
संभल आए और अब अचानक वो आजमगढ़ गए। आजमगढ़ में लड़ने का मतलब ये है कि आजमगढ़ में जो एमवाई कॉम्बिनेशन है, जो पूर्वांचल का पूरा, जैसे बिहार में लालू यादव के लिए वैसे मुलायम सिंह के लिए, आजमगढ़ में मुसलमानों और यादवों का पूरा बहुत जबरदस्त घनत्व है, वहां उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मुलायम सिंह उसको बरकरार रखने के लिए, जैसा कि इस बार मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये था कि मुसलमान बहुत नाराज है उनसे और वो छोड़ सकते हैं, इसलिए मुलायम सिंह आजमगढ़ वहां पर गए। और आजमगढ़ से उनके लड़ने का मतलब ये है कि सिर्फ मुलायम सिंह को ही नहीं, उनके आसपास की सीटों पर उनके उम्मीदवारों को ताकत मिलेगी, लालगंज में, गाजीपुर में, मऊ में। लेकिन अगर आजमगढ़ में जाकर मुलायम सिंह ये कहते हैं कि आजमगढ़ लड़ने का जोखिम मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिया, वरना मैनपुरी में तो मैं जीत रहा था, तो ये जोखिम कहते हैं, किसी सेंटिमेंटल कॉर्ड को छेड़ते हैं, इसका मतलब कुछ डर भी है? नहीं, जोखिम इसलिए वो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूं मैनपुरी सीट पर, मैं तो आपके लिए आया, आपके लिए मैं आ गया हूं। जोखिम इसलिए लिया है कि मैं उस रमाकांत यादव से लड़ रहा हूं, जिसको मैंने ही बनाया है, तो मेरी वजह से ही राजनीति में है, तो इसलिए वो जोखिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एक इमोशनल अपील भी दे रहे हैं, खासकर यादवों और मुसलमानों को, कि भाई देखिए मैं आपका नेता हूं, अगर मैं जोखिम में हूं तो इस जोखिम में मेरी मदद करिए। चलिए वापस जरा हम इस बनारस और आजमगढ़ से निकल कर, क्योंकि कई बार लगता है प्रदीप जी हम लोग नाइंसाफी करते हैं कि 41 सीटों पर हो रहा है, हम बनारस बनारस बनारस, मोदी बहुत सारे उम्मीदवारों का नाम भी नहीं आता है, कहेंगे आनंद प्रधान तो थोड़ा मीडिया क्रिटिक और विश्लेषक नहीं है, कहेंगे मीडिया बहुत संकुचित होकर एक जगह केंद्रित होता है। हम जरा बिहार चलते हैं, इसलिए बिहार यूपी की चौहद्दी से बाहर निकलते हैं। बिहार में भी जिस ढंग से कहा जा रहा था पहले कि नीतीश कुमार मजबूत चुनौती देंगे मोदी को, और इसी ग्राउंड पर, इसी आधार पर रिश्ते टूटे और 16 साल 17 साल पुराना रिश्ता टूटा और अलग हो गए। आज जो तस्वीर आ रही है, जो खबरें आ रही है, नीतीश कुमार के लिए बहुत चिंताजनक है। बिहार में 6 सीटों पर वहां भी मतदान है, और जिस लालू यादव को डेसिमेट मान लिया गया, मर्सिया लिख दिया गया, खत्म मान लिया गया, वो मजबूत दावेदार, मजबूत चुनौती देने वाले की शक्ल में आ रहे हैं। तो बिहार की तस्वीर कुछ बदलेगी इस चुनाव से? निश्चित रूप से बदलेगी। अजीत जी, एक बात देखिए कि इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में वो पार्टी, वो नेता हमेशा एडवांटेज की पोजीशन में होता है जिसका एक स्थायी कोर वोट हो। लालू प्रसाद यादव के साथ ये एडवांटेज है। मुस्लिम यादव मिलकर लगभग 28% होते हैं, और 28% का एश्योर्ड वोट बैंक, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और उनके जेल जाने से यादवों में एक सिंपैथी है उनके प्रति, और अगर जेल में रहे होते तो शायद और ज्यादा होती। और मुसलमानों को बिहार में लग रहा है कि अगर मोदी को कोई रोक सकता है तो लालू प्रसाद यादव रोक सकते हैं। उसका भी बड़ा कारण है कि पूरा यादवों का समर्थन हासिल है उन्हें। एक दूसरा, लालू प्रसाद यादव की धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर कोई शंका मुसलमानों के मन में नहीं है। नीतीश कुमार 17 साल बीजेपी के साथ रह चुके हैं, सरकार साथ में चला चुके हैं, तो अलग होकर भी भरोसा कायम नहीं कर पाए। और भरोसे के अलावा उनका सामाजिक समीकरण जो बनाया था उन्होंने इन 17 सालों में नीतीश कुमार ने, वो टूट गया है। तो उस तरह से लड़ाई में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका एक बड़ा हिस्सा जो है उनके सामाजिक समीकरण का, वो बीजेपी ले गई। तो नीतीश के लिए ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। जिस ढंग से नीतीश ने एक बार कहा भी कि राहुल गांधी को ये अनुभव नहीं है और इन राज्य का अनुभव नहीं है, और मोदी को सेंटर का अनुभव नहीं है, मैं कम हूं क्या, मैं कम हूं क्या टाइप का उनका अंदाजे में कुछ ऐसा ही था। तो मुझे लगता है ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, ऊपर नीचे, कोई यहां जाएगा कोई यहां जाएगा। नीतीश के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, देखिए इस चुनाव के बाद बिहार में पॉलिटिकल एक रीअलाइनमेंट होगा। अब वो नीतीश कुमार के पक्ष में जो बात जाएगी वो है उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई, गवर्नेंस का उनका जो रिकॉर्ड है, अब उनके साथ वही है। सामाजिक समीकरण उनके साथ नहीं रह गया है। तो क्या लोग सामाजिक समीकरण के कारण लालू प्रसाद यादव की ओर फिर से देखेंगे, या नीतीश कुमार को केवल उनके गवर्नेंस को, रिकॉर्ड को देखते हुए जाति और धर्म सब भूलकर उनको वोट देंगे असेंबली में? आनंद प्रधान, इन दोनों की बातचीत से और जो लगातार आप भी विश्लेषण कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये विकास 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 सब हो रहा है। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो यही हो रहा है, यादव वोट, कुर्मी वोट, मुसलमान वोट, ये वोट, वो वोट, और जातिगत समीकरण। इसका मतलब सब चीज बेमानी है। अल्टीमेटली वोटिंग के दिन और मतदान के दिन मतदाताओं के जहन में फिर वही बेमानी नहीं, दोनों चीजें। देखिए बिल्कुल दोनों चीजें हैं। तो दोनों चीजें अगर है, दोनों चीजें हैं तो ठीक है, ये थोड़ा इसी तरह से हीटेड डिबेट होना चाहिए। दोनों चीजें हैं तो लालू यादव जेल में रहकर आए करीब 80 दिन 77 दिन, उन पर तमाम तरह के इल्जाम हैं, उनके नॉन परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। 15-16 सालों का जो उसी पर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, पत्नी और उनका खुद का सरकार। और एक बात आपने कही, जेल में होते तो और सहानुभूति लेते। तो लालू यादव को विकास का वोट तो नहीं मिल सकता है। नहीं,
इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई तो लालू यादव को जो वोट मिल रहा है और जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो भी 12 सीट मिले, 15 मिले, 18 मिले, 10 मिले, जो भी मिले, वो किस चीज से वोट मिल रहा है? दो चीजों का मिल रहा है। एक उनका जो कोर वोट है और दूसरा कोर वोट क्यों है? मैं वही पूछ रहा हूँ, कोर वोट क्यों है? विकास के लिए? नहीं, विकास के लिए नहीं है। देखिए, विकास की दो धाराएं होती हैं। एक तो पूरे स्टेट का सामाजिक संरचनात्मक विकास, अपनी जाति, सोशल इंजीनियरिंग का विकास। अब दलित अगर मायावती के साथ है, इसकी वजह यह है कि एम्पावर्ड महसूस करते हैं दलित उनके होते हुए। इसी तरह से यादव को लगता है कि हम राजा हैं। अगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं या राबड़ी देवी बनती है तो एक सेल्फ एम्पावरमेंट है। इस चुनाव में ये यादवों को ये लग रहा है कि सत्ता में वापस आने का मौका उनके लिए है, इसलिए लालू को ताकत देंगे तो विधानसभा चुनाव में एक बार। लेकिन मैं उसी प्रश्न पर मैं बोल रहा हूं, उसी प्रश्न पर मैं कह रहा हूं। देखिए, असल में क्या है कि ये राष्ट्रीय चुनाव है और बिहार में नीतीश कुमार और जदयू चूंकि अकेले लड़ रही है, किसी गठबंधन में नहीं है। लालू प्रसाद का ये स्टेक इसलिए बढ़ गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में वो सफल रहे। देखिए, चुनाव में सवाल नहीं था, मैं गठबंधन की राजनीति पर नहीं बात कर रहा हूं। गठबंधन की बात करूं कि विकास का जो सवाल आप उठा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली जातिगत और जातीय अस्मिता। देखिए, जो जाति का जो अंक गणित है, उस अंक गणित को जोड़ने के लिए आपको जिस तरह के रसायन की जरूरत होती है, केमिस्ट्री की जरूरत होती है, उस केमिस्ट्री में विकास जैसे जो सवाल है उसके अंदर ही आप, जैसे नीतीश कुमार का भी जो गठबंधन था आप याद करिए, उसमें भी उन्होंने विकास को ही मुद्दा बनाया, गवर्नेंस को बनाया। राजनीति में विकास का शाब्दिक अर्थ अपना मतलब खो चुका है। ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए जल्दबाजी होगी अजीत जी कि जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए मुलायम सिंह पर भी वही आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में उन्होंने उसको एक तरह से रिकवर किया। लेकिन मुझे लगता अपनी राजनीति में बदलाव, देखिए पिछले विधानसभा चुनावों से लेकर के इस लोकसभा चुनाव तक लालू प्रसाद की सभाओं में एक खास बात देखी जा रही है कि वो लगातार लोगों से माफी मांगते हैं कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, हम उनको सुधारना चाहते हैं, आप हमको मौका दीजिए। सही है, चलिए आनंद प्रधान, ब्रेक पर जाना होगा। एक छोटा सा सवाल, सब सही है, लेकिन जब आप और हम बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं और अखबारों में भी जितने विश्लेषण छपते हैं एनालिस्ट, सब में बात यही आ जाती है, मुस्लिम यादव समीकरण, कुर्मी कोयरी समीकरण, बनिया ब्राह्मण समीकरण, दलित समीकरण, और ये अल्टीमेटली बात तो घूम के यहां भी यही आ रहा है। मुस्लिम यादव जब कह रहे हैं तो मुस्लिम यादव इसलिए नहीं कह रहे कि लालू यादव के किसी सो कॉल्ड विकास मॉडल को मुस्लिम यादव ने कंसीव कर लिया, बाकी को नहीं समझ में आया। इसका मतलब अजीत जी, ये जनरलाइजेशन भी बहुत, मतलब मैं समझता हूं कि हम लोग कई बार टीवी स्टूडियो में बहुत ज्यादा मैं आपसे समझ रहा हूं ना, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लगातार अगर, क्योंकि आप भी जब बात कर रहे हैं नहीं, मैं लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं, पिछले अंतिम सच नहीं, एक सच्चाई है जिसको आप आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स भी बदल रही है, और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में काफी चर्निंग हो रही है। जो एक एम्पावरमेंट का दौर था वो खत्म हो चुका है, उससे आगे के दौर में लोगों की अर्ज और उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ी हुई है। इसमें एक फैक्टर है जो मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करें कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स अगर बदल रही है, एक फैक्टर है, जब केजरीवाल अगर बनारस में चुनाव लड़ने गए तो कोई जातीय बैगेज लेकर नहीं गए। अगर उनको कोई वोट मिलता है तो उनका पहले से पूर्व निर्धारित वोट बैंक नहीं है। अजय राय का भूमिहार हो सकता है, अंसारी ब्रदर्स का मुसलमान उसको मिल सकता है, उसको ये मिल सकता है, उसको कुर्मी मिल सकता है, उसको ब्राह्मण मिल सकता है, बट केजरीवाल का कोई वोट बैंक ऐसा जातिगत वोट बैंक नहीं था। तो केजरीवाल को क्या मिलेगा?